Now we can take the teleological argument. इसमें भी तीन ऑब्जेक्शंस हमने यहाँ ली हैं. नंबर वन इज इवोल्यूशन एक्सप्लेन्स डिजाइन. हम कहते हैं टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट में कि यूनिवर्स का जो है इस क्रिएशन का एक पर्पस है. ये पर्पसलेस नहीं है, इसके पीछे एक पर्पस है. इसमें एक फाइन ट्यूनिंग है. वो फाइन ट्यूनिंग इसलिए है ताकि चूंकि एक पर्पस को फुलफिल करे. इसमें एक डिजाइन है ताकि एक पर्पस को फुलफिल करे. अदरवाइज ये अरेंजमेंट, ये ऑर्डर, ये डिजाइन, ये फाइन ट्यूनिंग होना बेकार है. एंड दिस फाइन ट्यूनिंग एंड दिस डिजाइन एंड द अरेंजमेंट, द प्रॉपर ऑर्डर, इट रिफ्लेक्ट्स द purpose. It reflects that it has some purpose. And if we say that it has come out of some chance or some blast or some necessity, it has come out of some necessity, then it may not be having the order, the design, the fine tuning, because the necessity does not necessarily lead to the order or fine tuning, because there is no preference. Something that is under compulsion. It is something that is under compulsion. और इसी तरह से अगर चांस है, रैंडमनेस है, तो रैंडमनेस लीड्स टू डिसऑर्डर. रैंडमनेस लीड्स टू डिसऑर्डर, नॉट ऑर्डर. तो एक पहला क्वेश्चन है कि इवोल्यूशन एक्सप्लेन्स डिजाइन. कि इवोल्यूशन जो है वो डिजाइन को एक्सप्लेन करता है, वो एक अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करता है. एथिस्ट क्लेम इसमें जो एग्जांपल है, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन्स कॉम्प्लेक्सिटी विदाउट ए डिजाइनर. कि नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है, जैसे मिसाल के तौर पर कुछ ऑर्गेनिज्म्स रहते हैं और फिर उनमें आपस में कॉम्पिटिशन बढ़ता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, फूड सिकार्सिटी होती है, उनमें कमेंसलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रेडेशन वगैरह होती है, और फिर कुछ उनमें सर्वाइव कर पाते हैं. दे बियर द एनवायरनमेंट, दे अडॉप्ट, दे चेंज, दे मॉडिफाई, देयर मॉर्फोलॉजी चेंजेस, दे चेंज देमसेल्व्स, एनवायरनमेंट चेंजेस, एंड अल्टीमेटली सम सर्वाइव देयर. नेचुरल सिलेक्शन, दिस नेचुरल सिलेक्शन. तो इस तरह से यानी एक एग्जांपल है उसकी. एंड इट एक्सप्लेन्स द कॉम्प्लेक्सिटी. यानी इनका ये कहना है कि नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन्स द कॉम्प्लेक्सिटी. और इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म्स में एक मॉडिफिकेशन आती है, उनमें अडॉप्टेशन आती है, उनके लीव्स बदल जाते हैं, उनके स्किन में मॉडिफिकेशंस होती हैं, उनकी हार्मोनल चेंजेस होती है, उनमें और बहुत सारी तब्दीलियां होती हैं, जिसकी वजह से वो दे विथस्टैंड द एनवायरमेंटल ऑपरेशन, दे विथस्टैंड द एनवायरमेंटल एक्सट्रीमिज्म, दे विथस्टैंड द एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, वेदर दैट इज लोकेशनल डिटर्मिनिज्म, क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म, और any type of physical or environmental determinism. तो इस तरह से इनमें ऑर्गेनिज्म्स में डे बाय डे कॉम्प्लेक्सिटी आती है, बिकॉज दे गो थ्रू ए सीरीज ऑफ चेंजेस, जिसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन भी कहते हैं. अब इसमें हम किस तरह से इसको डील करेंगे. प्रेमिस नंबर वन, इवोल्यूशन एक्सप्लेन्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नॉट द ओरिजिन ऑफ लॉज और फाइन ट्यूनिंग. इवोल्यूशन जस्ट एक्सप्लेन्स द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. It explains the ecological diversity, it explains the genetic diversity, it explains the ecosystem diversity, or it explains the species diversity. It does not explain the origin of laws, it does not explain the origin of the universe, it does not explain the fine tuning in the universe. Then premise number two, evolution presupposes, evolution is not the beginning of the universe, but evolution is a change. If we accept it, evolution is a change somewhere within the universe after the formation or creation of the universe. So it presupposes it needs physical laws, because the first abiogenesis is the first process when dead chemicals change into the amino acids into the first form of life. That change or process needs the physical laws, that needs the fine tuning constants, that needs those physical constants that keep this, that maintain this universe in a balance, that maintain this planet in a balance, those life permitting, life sustaining conditions. So it presupposes these laws, these conditions and constants. It does not explain them, it does not provide a cause for them, it does not explain them, but it presupposes them for its operation, for its coming into being and happening. So design is pushed back, not eliminated. So the intelligent design concept is pushed back if we accept evolution, but it is not eliminated. अल्लाह पाक फरमाते हैं, we created everything with measure, with proportion. Objection number two regarding teleological argument is the universe is poorly designed. Some atheists ये भी कहते हैं कि यूनिवर्स में chaos है, इसमें ऑर्डर नहीं है, इसमें डिजाइन नहीं है, इसमें पोर डिजाइन है, इसमें ब्लैक होल्स हैं, इसमें स्टार्स की डेथ होती है, इसमें यूनिवर्स में क्योस है, चेंजेस होती, ऐसी चेंजेस होती रहती हैं जिसको तबाही से, डिस्ट्रक्शन से, डिसऑर्डर से ताबीर करते हैं. फ्लॉज कंट्राडिक्ट इंटेलिजेंट डिजाइन. या दुनिया में इंसान जो है कत्ल गारत करता है और एनिमल्स जो है वो प्रेडेशन करते हैं, उनमें कॉम्पिटिशन है, कमेंसलिज्म है,
प्रेडेशन है, ह्यूमन बींग्स भी पावर की लालच में एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। premise number 1 in rebuttal, apparent imperfection does not imply absence of purpose, यानी जाहिरी तौर पर जो imperfection किसी को कहीं नजर आता है, that does not imply, if we accept that imperfection, if at all we accept that imperfection, if that is really an imperfection, for example किसी का बीमार होना, इसको हम एक प्रॉब्लम समझे, इसको हम इविल समझे, ये तभी ये क्वेश्चन बनता है जब हम किसी के बीमार होने को, यानी एक मिसाल अर्ज कर रहा हूं, इविल हम समझे। मगर अगर किसी का बीमार होना उस बंदे के लिए मुफीद है, जाहिर में हमें लगता है ये बीमार है और इसमें क्योस और डिसऑर्डर और परेशानी है, मगर हकीकत में अगर उसका ये बीमार होना उसके लिए मुफीद है, उसकी हयात के लिए, उसकी सस्टेनेंस के लिए, उसकी लॉन्ग लाइफ जर्नी के लिए, उसकी अल्टीमेट और एवर लास्टिंग लाइफ के लिए, अगर ये एक ब्लेसिंग है तो फिर क्या कहना। If at all we accept it as a disorder or imperfection, still that does not imply absence of purpose. Number 2, limited knowledge cannot judge total design goals. Since human beings have limited knowledge about universe, human beings have limited knowledge about even themselves, human beings have limited knowledge about the earth planet and different physical realities, they cannot make a conclusive judgment about the design. So the objection assumes there is the objection made raised by the atheists, it assumes the omniscience, that is being all knowledgeable. So if you are having a limited knowledge, you cannot make a conclusive argument about which you do not know absolutely or fully or conclusively. अल्लाह पाक फरमाते हैं कि आपके पास इल्म है बहुत कम, you have been given little knowledge, आपको बहुत कम इल्म दिया गया है, इल्ला कलीला, यानी ऑलमोस्ट नथिंग, वेरी वेरी लेस। एक ओशन के सामने एक ड्रॉप की कोई हैसियत ही नहीं है। इफ वी टेक बोथ आर लिमिटेड, एन ओशन एंड ए ड्रॉप इज बोथ आर लिमिटेड, इफ वी कंपेयर देम, a drop has no stand, no position in front of an ocean. Objection number 3 is that some atheists say that multiverse concept explains fine tuning. We just happen to be in a life permitting universe, and we are just by a chance there in a life permitting universe. We are just there by a chance in a life permitting universe. The question is that why there is a universe. The question is why at all there is a universe. Why there is something. Why there is something. Why there is universe. Why does it exist? And after all, why is it habitable? Why is it life permitting? Why there are constants? Atheism cannot explain these questions. They cannot respond to these questions. Science cannot explain these questions. Science is lame here. Science has no domain here, because these questions are fall in the domain of metaphysics. They fall in the domain of logic, deduction. And science is purely physical, empirical in nature. Premise number 1, the multiverse is speculative and unobservable. The multiverse is speculative and unobservable. This is just a scientific speculation. So far, no one has observed or made it evident that multiverse exists. This is just a scientific speculation. इसके बारे में मैंने एक बार अर्ज किया था कि बिग बैंग को जो सपोर्ट कर रहे हैं साइंटिस्ट्स, वो ये मानते हैं कि यूनिवर्स अगर 100 यूनिट्स एक्सपैंड होता है एनुअली, उन 100 यूनिट्स में से साइंटिस्ट्स ओनली ट्राई टू अंडरस्टैंड 5 units out of those 100 units, because they are not in a potential to know this 100% expansion. They only try to know the 5% of it. That means 95% is added to the ignorance of the human beings annually. And human beings are increasingly becoming ignorant about the universe. They are not knowing it more and more. Actually, if we match the expansion and the attempt of the human beings to know it, then human beings are increasingly becoming ignorant, because the pace of knowing and the pace of expansion do not match. The pace, the rate of expansion is very, very high. Say 100 units, and out of those 100, the pace of knowing is only 5. 5 units are, human beings try to know those 5 units. They do not know the 5 units, they try to know those 5 units. That means 95% is annually added to the ignorance of the human beings. You can see how much helpless we are.
Premise number 2, even a multiverse requires, if we accept it, after all, if we accept a multiverse, if we accept, if it is proved, if it is established, if it becomes observable to the human beings, if they come to know about it conclusively, just as they know this universe or this earth or some other planets, still, the multiverse requires laws that generate universes. The multiverse is dependent on laws, and those laws are, again, they need an explanation, they need a cause. They will demand again explanation for their existence. The explanation still requires a designer of the system.